नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार विजुअल आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से एवं सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बांग्लादेश संकट पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक। और बांग्लादेश संकट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके यूपीएससी, पीटी कम मेंस, साथ ही साथ पीसीएस, पीटी कम मेंस दोनों जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही चूंकि हमारा पड़ोसी देश है तो देखते हैं कि गांव के चौराहों पर, गली नुक्कड़ में भी इसकी चर्चा चलती है। अब इस संकट के पीछे मूल कारण क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे भारत कैसे प्रभावित होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बांग्लादेश संकट और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश, भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बांग्लादेश की पृष्ठभूमि पर कि इसकी क्या पृष्ठभूमि है, बांग्लादेश की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, क्या तर्क है, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। और उन बातों पर चर्चा करते हुए वर्तमान में बांग्लादेश में जो संकट उत्पन्न हुआ है उनकी मौलिक बातों, उनकी मूल बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी क्या कमी रह गई है, ऐसे कौन से कारण हैं जो इतना बड़ा मूवमेंट वहां की सरकार के खिलाफ चल पड़ा। तो चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि के प्रति कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बांग्लादेश की पृष्ठभूमि क्या है। तो देखते हैं कि बांग्लादेश की जो उत्पत्ति होती है वो पाकिस्तान से होती है। आजादी से पूर्व बांग्लादेश, जैसे ये इंडिया है, ये मान लेते हैं टूटा फूटा ये फोटो आपका ये इंडिया का बना दिए, तो यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर पाकिस्तान है। तो आजादी से पूर्व ये सब एक ही था। आजादी से पूर्व क्या था? सब एक ही थे। आजादी के पश्चात भारत का विभाजन हुआ और विभाजन जो हुआ वो रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर। जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वो पाकिस्तान के कब्जे में गया, अर्थात तो पाकिस्तान बना। तो देखते हैं कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो एरिया मुस्लिम बाहुल्य था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और पश्चिम क्षेत्र में जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था उसे पश्चिमी पाकिस्तान, अर्थात ये दोनों पाकिस्तान के ही पार्ट थे। अब जब ये पाकिस्तान का पार्ट बना तो पाकिस्तान के पार्ट बनने के पश्चात देखते हैं कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहाँ की जो बोली भाषा थी वो उर्दू थी, वहाँ की जुबान उर्दू थी। और पूर्वी पाकिस्तान की जुबान वो बांग्ला थी। और पाकिस्तान के जो सत्ता में जो लोग थे, या पाकिस्तान के जो लोग थे, वो बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश है, उस तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान को नीची नज़रों से देखते थे। उसे अपने समानता मतलब अपने समान वो नहीं मानते थे। और यहाँ पर आज़ादी जब पाकिस्तान अलग हुआ तब से ही, शुरू से ही डेमोक्रेसी और सैनिक शासन में आंख मिचौली चलती रही। कभी डेमोक्रेसी आती थी, फिर तख्ता पलट करके वहाँ पर मिलिट्री शासन आ जाता था। तो इसी दरमियान देखते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान का ये जो पश्चिमी भाग है, इसके द्वारा जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। अर्थात सौतेला व्यवहार के तहत इनको समानता का अधिकार, चूंकि दोनों एक ही देश थे, दोनों एक ही देश के नागरिक थे, परंतु पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार, समानता का अधिकार नहीं। साथ ही साथ इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका शोषण होता था, इन पर अत्याचार होता था। ये होते होते 1971 की बात है, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के पश्चात जो यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से आई। पूर्ण बहुमत से आने के पश्चात इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, चूंकि डेमोक्रेसी था। तो ये गए पाकिस्तान,
प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने, तो प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने के बदले उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अर्थात उन्हें प्रधानमंत्री पद पर डेमोक्रेटिक रूप से वो चुन के आए, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया गया। बदले में क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया। जब इन्हें शेख मुजीब को जब जेल में डाल दिया गया, तो पूर्वी पाकिस्तान की सामान्य जो जनता थी इस बात का विरोध करने लगी, जबकि शेख मुजीब को क्यों जेल में डाल गया। तो उनके जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो इसके खिलाफ मूवमेंट चला। कहाँ पर? पूर्वी पाकिस्तान में। तो उस मूवमेंट को दबाने के लिए तो पाकिस्तान ने, जो तात्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान था, उसने क्या किया, यहाँ पर आर्मी को डिप्लॉयड कर दिया। आर्मी को वहां पर नियुक्त कर दिया, जो वहां पर अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो अत्याचार और शोषण के खिलाफ भी वहां पर जो शेख मुजीब द्वारा बनाया गया था मुक्ति वाहिनी ने विरोध किया, उसके खिलाफ शंखनाद किया। जब शंखनाद किया और मुक्ति वाहिनी ने जब विरोध किया, तो यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक और अत्याचार करने लगे। इससे भय से जो माहौल यहाँ पर बना था, उस माहौल, जो भय का माहौल था, उसे बड़ी संख्या में भारत में शरणार्थी आने लगे। अर्थात ये अब पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रहा, वहां से शरणार्थी बहुत भारी संख्या में क्या आ रहा, भारत आ रहे थे, जो इंडिया के रिसोर्सेज पर अतिरिक्त भार था। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। तब भारत ने इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो भागों में बट गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था ये बांग्लादेश कहलाया, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है जो वर्तमान में पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने के पश्चात यहाँ पर शेख मुजीब की सरकार बनी, और यहाँ से शुरू होता है बांग्लादेश की कहानी। क्या कि बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान के तत्कालीन शासक थे, वहाँ की सामान्य जनता भी, तो पूर्वी पाकिस्तान को क्या था, वो समानता का हक नहीं देते थे। इधर उर्दू जुबान थी, इनका अलग कल्चर था। यहाँ की बांग्लादेशी बांग्ला जुबान थी, बांग्ला भाषा चलता था, इनकी अलग संस्कृति थी। तो जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने विद्रोह करके अपना एक अलग देश स्थापित किया। ठीक, अब जब इस देश का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो अब आते हैं, देखते हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति क्या है। अर्थात वहाँ की आबादी क्या है, वहाँ का जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनका प्रोपोर्शन, उनका अनुपात क्या है, वहाँ पर वर्तमान संकट के कारण क्या है। तो अब एक एक करके हम लोग इन बातों पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पृष्ठभूमि हमने देख लिया कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन चुका है। अलग राष्ट्र बनने के पश्चात देखते हैं कि इसकी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, इसकी आबादी कितनी है। तो इसकी आबादी, जनसंख्या की वर्तमान आबादी 17.12 करोड़ है। ये 2022 का डाटा है। बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है? 17.12 करोड़, अर्थात अप्रॉक्स 17.25 करोड़ की आबादी बांग्लादेश की है, जिसमें से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जब बांग्लादेश बना था उस दरमियान बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदुओं की थी, अप्रॉक्स 30%। लेकिन घटते घटते वर्तमान में इनकी आबादी अप्रॉक्स 8%, अर्थात 7.96% वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जिनकी आबादी 1.31 करोड़ है। और अन्य अल्पसंख्यक जैसे ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, या छोटे जो हैं, वो कुल मिलाकर 1% से भी कम है। तो यहाँ पर देखे हमने क्या देखा कि 7.96 अल्पसंख्यक हिंदू हैं, अन्य अल्पसंख्यक बौद्ध, ईसाई, इनकी आबादी 1% से भी कम है, और कुल अल्पसंख्यकों की जो आबादी अप्रॉक्स 9% के आसपास है, और मुसलमानों की आबादी वहां पर 91.08% है। अर्थात 91% बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी है, शेष 9% वहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी है। अब बांग्लादेश में देखते हैं कि आबादी तो इतनी है 17.25 करोड़ के अप्रॉक्स। अब यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है देखते हैं, 1333 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 1333 व्यक्ति प्रति
प्रति किलोमीटर, अर्थात यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ही ज्यादा है। क्या बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसके बनिस्पत हम देखते हैं भारत का क्या है, तो भारत का है 488 प्रति किलोमीटर, पाकिस्तान का है 326 और श्रीलंका का है 368। पाकिस्तान का कितना है, 368। यस, पाकिस्तान का 326 और श्रीलंका का है 368। अब देखते हैं कि दक्षिण एशियाई देश जो बांग्लादेश से अलग हैं, उनके बनिस्पत बांग्लादेश की जो आबादी है वो डेंसिटी है वो 3 गुना ज्यादा है। अर्थात 1 किलोमीटर के दायरे में हमारे यहाँ जो 500 अप्रॉक्स 500 लोग रहते हैं, उसी दायरे में बांग्लादेश में अप्रॉक्स 1400 लोग रहते हैं। तो इसके बनिस्पत कितना है, डेंसिटी 3 गुनी ज्यादा है। कहाँ पर, ये बांग्लादेश में, अर्थात ये हाई डेंसिटी वाला देश है। और बांग्लादेश की सीमा जो है तो देखते हैं कि तीन तरफ से इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और इस मतलब चारों तरफ से, 3 तरफ से इंडिया है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, 3 तरफ ये इंडिया से घिरा हुआ है। और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर स्टेट जो है भारत का, वो असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। हमने क्या देखा कि वो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ वो बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है। और भारत का जो बॉर्डर स्टेट है, भारत के जो राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, वो असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। इस फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, ये कहीं के प्री के एग्जाम में उठा के पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत विवादित मुद्दा है। और ये यहाँ से जो करंट ओरिएंटेड मुद्दे रहते हैं, वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस हो या यूपीएससी हो उठा के पूछती रही है। एक इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल रहता है, क्योंकि इस साल ये विवादित मुद्दा है तो इसे भी उठाकर पूछने की संभावना है। ठीक। और देखते हैं कि बांग्लादेश में जो उद्योग धंधे हैं वो डाइवर्सिफाई नहीं है, अर्थात वहाँ पर की जैसे लोहे के कल कारखाने या अलग अलग कल कारखाने, वो डाइवर्सिफाई नहीं है। वो पूरा का पूरा सेचुरेटेड कहाँ पर है, वो कपड़ा उद्योग पर सेचुरेटेड है। अर्थात वहाँ पर जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है बहुत ही डेवलप्ड है, और वहाँ की लगभग 77% जो आबादी है इसी कपड़ा उद्योग में लगी हुई है। क्या, वहाँ का जो गारमेंट इंडस्ट्री है बहुत ही डेवलप है, डाइवर्सिफाई नहीं है। वहाँ पर इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई नहीं है कि वहाँ पर बहुत मतलब औद्योगिक रूप से विकसित है या इस प्रक्रिया में वो जारी है कि वहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ कपड़ा उद्योग बहुत ही डेवलप्ड है, जो वहाँ की कुल व्यापारिक निर्यात का 77, जो बांग्लादेश निर्यात करता है उसका 77% कपड़ा निर्यात से आता है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो इंडस्ट्री में भी कपड़ा निर्यात पर या कपड़ा के इंडस्ट्री पर, कपड़ा उद्योग पर निर्भर, बहुत ज्यादा ही निर्भर है। और सकल घरेलू उत्पाद में देखते हैं कि किसका कितना योगदान है, तो कृषि का है 12.91%, उद्योग का है 33.90%, और सेवा का, ये गलत लिखा गया, और सेवा क्षेत्र का है 53.40। जीडीपी में किसका कितना योगदान है, तो जीडीपी में कृषि का 12.91, उद्योग का 33.90 और सेवा क्षेत्र का है 53.40। ये जीडीपी में योगदान है। और गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या जो है वो 18.7% है। ये तो वहाँ का कुछ फैक्ट्स हुआ। अब वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक है, एकीक प्रणाली है, अर्थात वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कि भारत में क्या है, भारत में है फेडरल सिस्टम, जैसे भारत यूनियन है, अर्थात भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य है, और सभी संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं,
संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है, अर्थात केंद्र है, राज्य है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश में ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, यूनियन है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक शासन की एकात्मक प्रणाली है, जिसमें संघ या राज्य का कंसेप्ट नहीं है। शक्तियां यहाँ पर संघ में ही क्या है, केंद्र सरकार में ही सारी शक्तियां वेस्ट है, एक ही जगह केंद्रित है। और यहाँ पर राज्य का कोई कंसेप्ट नहीं है। बांग्लादेश में राज्य का कोई कंसेप्ट नहीं है। भारत में राज्य का कंसेप्ट है, और राज्य जो शक्ति प्राप्त करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के से करती है। लेकिन बांग्लादेश में क्या है कि बांग्लादेश को 8 विभागों में बांट दिया गया है। राज्य शक्तियां किससे प्राप्त करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन यहाँ पर राज्य नहीं है, 8 क्षेत्र, 8 विभाग बना दिए गए हैं, और सबको संघ क्या करता है, वहां की केंद्र सबको अपने तरफ से शक्ति देती है। यहाँ पर जो विभाग हैं या 8 क्षेत्र हैं, वो शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उनको केंद्र शक्ति दे रहा है। जब इच्छा होगा शक्ति देगा, जब इच्छा होगा शक्ति को पुनः वापस छीन भी सकता है। लेकिन संघ में ऐसा नहीं है। संघ में केंद्र और राज्य, यूनियन में केंद्र और राज्य सभी जो है शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, और इसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है। एकात्मक प्रणाली में डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है। इसमें केंद्र ही विभिन्न विभागों को, विभिन्न क्षेत्रों को अपनी इच्छा के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप शक्तियां देगा, और जब इच्छा होगा उसे पुनः वापस भी ले लेगा। और यहाँ पर भारत में जैसे संसदीय प्रणाली है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी संसदीय प्रणाली है। क्या है, बांग्लादेश में भी संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली है, अर्थात वहां की जो संसद है, वहां के जो प्रधानमंत्री या वहां का जो मंत्रिमंडल है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात जब तक संसद में उसका पूर्ण बहुमत रहेगा, तब तक वो सरकार सत्ता में रहेगी। और जो ही संसद से उसका बहुमत खत्म हो जाता है, तो अर्थात वो अल्पमत में आ जाती है, तो क्या होता है कि उसे रिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वहाँ बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली तो है, वहां पर लोकतंत्र तो है, लेकिन भारत जैसा परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सेना का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। तो बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी बनाम सैनिक तंत्र, ठीक है, कि वहां पर लोकतंत्र भी है और सेना भी जब तब तख्ता पलट करके सत्ता में आती रही है। तो वहां पर हमने क्या देखा, शासन की एकात्मक प्रणाली है, संसदीय गणतंत्र है, हेड ऑफ स्टेट वहां के राष्ट्रपति होते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट वहां की प्रधानमंत्री होती है, जो संसद पूरे सामूहिक मंत्रिमंडल के साथ संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। अब देखते हैं कि इसका बांग्लादेश निर्यात किन देशों को सबसे ज्यादा करता है। बांग्लादेश निर्यात के क्षेत्र में किन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो इन मामलों में देखते हैं कि जर्मनी को सबसे ज्यादा निर्यात अर्थात 16% करता है। चाइना को नहीं निर्यात करता है। निर्यात के मामले में पश्चिमी देश बांग्लादेश से ज्यादा आयातक है, अर्थात बांग्लादेश पश्चिमी देशों को ज्यादा निर्यात करते हैं। इसमें नंबर 1 है जर्मनी। जर्मनी को ये 16% निर्यात करता है। उसके पश्चात आता है यूएसए, अमेरिका, इससे 15.2% निर्यात करता है। उसके बाद आता है ब्रिटेन, यूके, इससे 7.41% निर्यात करता है। अर्थात निर्यात के मामले में बांग्लादेश पश्चिमी देशों को ज्यादा निर्यात करता है। आयात के मामले में देखते हैं कि आयात साझेदार बांग्लादेश के कौन है? तो आयात के मामले में सबसे ज्यादा ये आयात जो करता है वो चाइना से करता है। चाइना से कितना करता है? 21.5%। कितना? चाइना से आयात 21 अपने कुल वस्तुओं का 21.5% ये चाइना से करता है। उसके पश्चात ये भारत से करता है 12.2%। इसके पश्चात सिंगापुर से करता है 9.2%। तो इसमें आयात वो एशियाई देशों से करता है, निर्यात वो पश्चिमी देशों को करता है। अब हमने बांग्लादेश की पृष्ठभूमि को समझ लिया
कि उद्योग धंधे में उनका क्या योगदान है, वहाँ पर शासन प्रणाली किस तरीके की है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश का संकट उभर के आया, जिस संकट के कारण वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिजाइन करके कुछ समय के दरमियान ही भाग के भारत में अपनी जान बचाना पड़ा, अर्थात उनकी जान पर खतरा था और वहां से बांग्लादेश से भागकर वो इंडिया आई, तब उनकी जान बची। तो ये जो संकट है, इस संकट के पीछे क्या कारण है कि अर्थात वहाँ के जो लोकतांत्रिक शासक थे, उन लोकतांत्रिक शासक से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि वहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट चला और इस मूवमेंट के कारण प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा और वहाँ से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो इस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश संकट के कौन से कारण हैं। सबसे पहला कारण है आरक्षण, रिजर्वेशन। सबसे पहला कारण क्या है? रिजर्वेशन। जब 1971 की लड़ाई चल रही थी ये पाकिस्तान के साथ, तो जो उसमें वहाँ की जो मिलिशिया थी मुक्ति वाहिनी सेना, तो मुक्ति वाहिनी सेना में जो बांग्लादेश के जो नागरिक थे जो अपना योगदान दे रहे थे, तो उनके वंशजों, चूंकि उनके योगदान के कारण, उनके त्याग के कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक, तो उनके वंशजों को, मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले वंशजों को 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित करने वाली नीति, अर्थात 30% जो कुल जो नौकरी है उसमें 30% सीट रिजर्व रहेगा। किनके लिए? जो स्वतंत्रता, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार रहे हैं, उनके वंशजों के लिए, अर्थात जो मुक्ति वाहिनी के सदस्य रहे हैं, मुक्ति वाहिनी सेना के सदस्य रहे हैं, उनके वंशजों के लिए 30%, कितना? 30% नौकरी, 30% नौकरी किनके लिए रहेगा? जो मुक्ति वाहिनी या स्वतंत्रता संग्राम, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में जो भागीदार रहे हैं, उनके लिए 30%। देखते हैं कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो वहां पर शुरुआत में 80% तक आरक्षण था। किनके लिए? जो मुक्ति वाहिनी में भाग लिए थे, मुक्ति वाहिनी सेना में भाग लिए थे, जो स्वतंत्र बांग्लादेश की स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिए थे, उनके लिए 80% तक आरक्षण था। और क्रमशः इसे घटाया गया। क्या? वहां पर वहां के स्थानीय लोगों द्वारा, जब स्थानीय नागरिकों द्वारा जब इसका विरोध किया गया, तो विरोध के कारण इसे धीरे धीरे करके घटाया गया और इसे लास्ट में 30% पर आकर रोक दिया गया। तो वर्तमान में जो वहां पर आरक्षण की जो मतलब परसेंटेज है, वो 30% तो जो वहां के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके वंशजों के लिए, 10% वहां की महिलाओं के लिए आरक्षण है। 10% वहां की महिलाओं के लिए, 10% वैसे 10% वैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जहां पर जीवन बसर करना प्राकृतिक रूप से थोड़ा दुष्कर होता है, तो ऐसा पिछड़ा इलाका के लिए 10% आरक्षण है। और आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए 5%, और दिव्यांग लोगों के लिए 1%। कितना? 1%। यहां पर कुल कितना हो गया? 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, अर्थात कुल 56%। वहां कुल सीटों में से 56% सीट जो है वो आरक्षित है। किनके लिए? वहां के सरकारी नौकरियों में 56% सीट आरक्षित है, अर्थात सामान्य सीट 44% है, जिसमें योग्यता वाले 44% सीटों पर जा सकते हैं। तो इन चीजों के लिए वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और यहां पर आरक्षण के खिलाफ 90 के दशक से ही विरोध हो रहा था। क्या था? 90 के दशक से ही विरोध हो रहा था और विशेषकर 2018 के बाद यह और अधिक जोरदार हो गया। फिर जनता, विशेष रूप से छात्र समुदाय के दबाव में सरकार ने आरक्षण के अधिकांश रूपों को समाप्त कर दिया और इसे सरकारी नौकरी में केवल 7% तक आरक्षण कम कर दिया गया। अब वहां पर जो, चूंकि आरक्षण के खिलाफ वहां के लोगों का विरोध जारी रहा,
विशेषकर 2018 के बाद बहुत ज़्यादा जब विरोध होने लगा तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, ये 56% जो था इससे कम करके 7% कर दिया। क्या 56% से घटा के 7% कर दिया। लेकिन वहां की हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो पूर्व में 56% मिल रहा था उसे पुनः बहाल कर दिया। हाई कोर्ट ने क्या किया, उसे पुनः, गवर्नमेंट दबाव में आकर उसे कम करती है लेकिन हाई कोर्ट बहाल कर दे रही है। तो फिर इसके खिलाफ आंदोलन हुआ और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पुनः क्या किया कि इसे 5% स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, 1% अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग, अर्थात जो गवर्नमेंट 7% लाई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने पुनः बहाल कर दिया। क्या किया, अर्थात वहां पर आरक्षित सीटों की संख्या, परसेंटेज जो है वो घटा दिया गया जो पूर्व में गवर्नमेंट की थी, जिसे हाई कोर्ट ने पहले वाला पुनः बहाल किया था। इसमें सुधार करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता है, 7% कर देता है। लेकिन ये जुलाई 2024 में होता है। तब तक वहां के लोगों में जो मूवमेंट के प्रति ये आगे बढ़ चुके थे, ये आंदोलन बहुत आगे जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया लेकिन निर्णय देते देते क्या हुआ, बहुत लेट हो चुका था और ये मूवमेंट बहुत ही आगे बढ़ चुका था। अब इस मूवमेंट में जो पार्ट लेने वाले लोग थे, इस आरक्षण के खिलाफ उनके भी अपने तर्क थे। आरक्षण, हम देखते हैं कि आरक्षण भारत में भी है, तो भारत में किसी बायस्ड होकर भारत में आरक्षण नहीं दिया गया। भारत में जो आरक्षण दिया गया है वो वीकर सेक्शन के लिए, कि अर्थात ये मजबूत हो और फिर मजबूत होकर ये विकास की दौड़ में अपना योगदान दे सके, उनको योग्य करने के लिए हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया है और वीकर सेक्शन को दिया गया है। लेकिन वहां पर बांग्लादेश में किसे दिया गया है, वहां पर दिया गया है स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया है। अब वहां के लोगों का कहना यह है कि ये 56% जो आरक्षण है, तो 56% के जो आरक्षण, ये इससे, इस माध्यम से अयोग्य लोग शासन में जा रहे हैं। क्या, अयोग्य लोग शासन में जा रहे हैं और ये अयोग्य लोग हमारे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को एक नई दिशा ना देकर क्या करेंगे, ये नई दिशा ना देकर जरवत बना देंगे। क्या करेंगे, इनका विकास में, ये भले शासन में भाग ले रहे हों लेकिन चूंकि ये अयोग्य हैं और अयोग्यता के कारण हमारी जो शासन प्रणाली है वो विकास के पायदान में आगे ना बढ़ के जरवत हो जाएगी। पहला चीज। दूसरी बात, उनका एक और आरोप है कि इस माध्यम से जो शासन है, जो सत्ता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब जो सत्ता में है, वो अपने लोगों को, जो उनके प्रति लॉयल है, उन लोगों को ये सीट प्रदान करती है। अर्थात कि सबसे पहले ये स्वतंत्रता सेनानी हैं कि नहीं है, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा, कोई ये स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं या नहीं है, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा, तो ये तो गवर्नमेंट ही देगी। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ये सर्टिफिकेट देती है जो उनके प्रति लॉयल हैं। ठीक है, अर्थात वो अपने सपोर्टर को वो देते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मतलब एक विशेषता है कि पहला समानता पर और प्रतिपक्ष के साथ भी, सबके साथ सहमति से शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो पहला है कि इस आरक्षण के माध्यम से, पहला कि अयोग्य लोग शासन में जा रहे हैं जो बांग्लादेश को विकास की गति में आगे ना ले जाकर जरवत बना देंगे। दूसरी बात, इसके माध्यम से जो उनके प्रति लॉयल हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है, अर्थात वो अपने सपोर्टर को ये सीटें दे रहे हैं जो कि जैसा कि नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उनका यह भी कहना है कि 30% जो आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उनको कुछ ज्यादा ही भागीदारी, एक तो वो अल्पसंख्यकों का भी कोटा उठाते हैं और उसके बाद वो इस स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से भी वो इस शासन में आ रहे हैं। तो उनका एक गुस्सा अल्पसंख्यकों के भी प्रति था कि वो इस किसी स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हैं और वो अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों का जो 5% का फायदा मिलता वो भी ले रहे हैं, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी का कोड लगा के वो इस माध्यम से भी शासन प्रणाली में जा रहे हैं। तो अंततः इसमें ये वंश आधारित कहीं ना कहीं ये आरक्षण जो था कि जैसे राजतंत्र में एक राजा का बेटा ही राजा होगा, उसी अनुसार कि स्वतंत्रता सेनानी का लोगो लगाकर यहाँ पर जो उनके समर्थक थे वो वंशगत धीरे धीरे क्या है शासन प्रणाली के पार्ट बनते जा रहे हैं।
जिससे कि सामान्य लोग जो वहां पर योग्य थे, वो उनको शासन प्रणाली में भाग लेने का मौका नहीं मिलता था। अब सामान्य लोग को शासन प्रणाली में भाग लेने का मौका क्यों नहीं मिलता था? एक तो बांग्लादेश एक गरीब राष्ट्र है, हाई डेंसिटी रिसोर्सेस कम है, और उस रिसोर्सेज पर हाई डेंसिटी अर्थात पॉपुलेशन की संख्या, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर नौकरियों के अवसर बहुत ही कम है। गरीब ही राष्ट्र ही सही, लेकिन शिक्षा का स्तर वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो गारमेंट्स इंडस्ट्री में वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत बनिस्बत कम होती है। अब ये पढ़ लिख लिए, अब इन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए गवर्नमेंट उनके लिए विशेष प्रयास नहीं कर रही है। जो भी रोजगार है उन्हें आरक्षण के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने सपोर्टरों को दे रहे हैं। तो ये ऐसी सारी परिस्थिति रही है कि वहाँ पर बेरोजगारी दर बढ़ती चली गई और गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई एक्टिव प्रयास नहीं किया। तो ये सारे कारण रहे कि वहां पर जो गुस्सा सामान्य लोगों विशेषकर विद्यार्थियों में पलता रहा, एक वक्त पश्चात वो विस्फोट कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बाहरी प्रभाव। ये तो उसका आंतरिक कारण हुआ। बाहरी प्रभाव में देखते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स, क्या, जियोपॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटजिक, ये भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटजिक प्रतिस्पर्धा के कारण और कट्टरपंथी तत्व के लिए पाकिस्तान का मौन समर्थन है। अर्थात वहां के जो चरमपंथी हैं, जो कट्टरपंथी तत्व हैं, उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। किसके माध्यम से? पाकिस्तान के द्वारा आईएसआई के माध्यम से वहां के चरमपंथी तत्वों को भी प्रमोट किया जा रहा है। किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। और चीन और अमेरिका का भी इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। क्यों है? चीन तो पहले इंडिया को, उसके चारों तरफ के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि एशिया में बैलेंस ऑफ पावर चाइना की तरफ जाए। और सेकंड, यहां पर अगर एक सेंट मार्टिन द्वीप है, अगर सेंट मार्टिन द्वीप पर अगर कोई देश आता है और वहां पर अपना बेस तैयार करता है, तो उस माध्यम से हिंद महासागर और दूसरी बात बंगाल की खाड़ी में उसका डोमिनेंस बढ़ेगा। तो चूंकि बहुत सारे जो व्यापार होते हैं पश्चिमी देशों के माध्यम से, तो हिंद महासागर के माध्यम से होते हैं। तो वो सेंट मार्टिन द्वीप एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बसा हुआ है जो कि चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी क्या है, बड़ा अट्रैक्टिव है। क्या है? अट्रैक्टिव है कि अगर ये सेंट मार्टिन द्वीप उसे मिल जाएगा तो स्ट्रेटेजिकली वो क्या होगा, लीड ले लेगा। तो इस कारण भी अमेरिका का और चाइना का वहां पर इंटरेस्ट बढ़ा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कोई भी वहां पर मजबूत सरकार है तो वो झुकेगी नहीं उसके दबाव में। अगर कमजोर सरकार है तो उसकी हर बात मान लेगी। तो चाइना और अमेरिका का ये इंटरेस्ट रहा। साथ ही साथ पाकिस्तान भी अपना वहां प्रभाव जमाना चाहते, चूंकि पाकिस्तान को इस बात का ये सख्त हिदायत है और कहीं ना कहीं वो इसे ये खल रहा है कि बांग्लादेश तो पहले मेरा ही पार्ट था और कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियों के कारण ये अलग हो। इन चीज़ों को भूल नहीं पाता है। तो वो अपने मनोनुकूल बनाने के लिए क्या करता है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्वों को वो प्रमोट करता है सत्ता के खिलाफ प्रमोट करता है। और इसमें कहीं ना कहीं कट्टरपंथी तत्वों को पाकिस्तान को भी सफलता मिलती। अगर वहाँ की सत्ता शासन प्रणाली कमजोर होगी तो कट्टरपंथी तत्व भी उभरेंगे। चाइना और अमेरिका का भी हित पूरा होती नजर आ रहा है। तो सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर भी दोनों एक्टिव रहते हैं। तीसरा है जो बांग्लादेश संकट का कारण, बेरोजगारी की बृहत जो आबादी है, आबादी तो है ही, आबादी के अनुसार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आबादी के अनुसार क्या हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारी की स्थिति में सरकार उन्हें रोजगार लेकर नहीं दे रही है, तो बेरोजगारी की स्थिति में क्या होगा, लोगों का गवर्नमेंट के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लोगों का क्या होगा, गवर्नमेंट के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। यही संकट वर्तमान जो मूवमेंट है, कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी का भी फ्रस्ट्रेशन है। अगला पॉइंट है तानाशाही, जो वर्तमान संकट।
चूंकि बांग्लादेश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सबको अपने भाव एवं अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार होता है। शासन चलाने में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष का भी योगदान होता है। तो वहां पर देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भले है, लेकिन वहां के जितने भी विरोधी नेता हैं सभी के सभी कहाँ हैं, सभी के सभी किसी न किसी कारणवश वो जेल में है। तो कहीं ना कहीं वह पूरा विपक्ष क्या है, साफ है। और वहां पर भाव एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अगर कोई मूवमेंट चलाया भी जाता है तो वहां पर क्या होता है, सख्ती से उसे कुचल दिया जाता है। अर्थात एक तरह से भले वो लोकतंत्र का लवादा था, लेकिन उस लवा मतलब उस लोकतंत्र के जो लवादा था उसके भीतर क्या पनप रहा था, कहीं ना कहीं एक तानाशाही प्रणाली पनप रही थी कि जो प्रतिपक्ष का नहीं सुन रहा था, सामान्य जनता का नहीं सुन रहा था, अपने अकॉर्डिंग वो शासन प्रणाली चलाना चाह रहा था, जिसके कारण सामान्य लोग में, विशेषकर विद्यार्थियों में, वहां के स्टूडेंटों में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ क्या था, एक गुस्सा था जो इस मूवमेंट के माध्यम से उभर के आया। और जब ये मूवमेंट चल रहा था तो वहां की प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो मूवमेंट करता थे, जो आंदोलन चला रहे थे, तो वो तो लोकतांत्रिक तरीके से चला रहे थे। तो उनके लिए एक गलत शब्द का प्रयोग की, रजाकार, कि ये लोग रजाकार हैं। रजाकार मूलतया उस जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उस वक्त प्रो पाकिस्तानी कुछ लोग वहां बैठे हुए थे जो बांग्लादेश का खाते जरूर थे, लेकिन सपोर्ट वो आंतरिक रूप से पाकिस्तान का कर रहे थे। ठीक है, तो जो सपोर्ट पाकिस्तान का कर रहे थे तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया, देशद्रोही। तो देशद्रोही, रजाकार का अर्थ ही होता है देशद्रोही। जो मूवमेंट चला रहे थे वो अपने हक और अधिकार के लिए चला रहे थे कि इस देश में हम रह रहे हैं तो हमारे लोकतंत्र का पहला मानक होता है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के तहत, अर्थात हमारे साथ भेदभाव ना हो, तो देख रहे हैं आरक्षण के माध्यम से उनके साथ भेदभाव हो रहा था। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वहां पर भी उन्हें दबाया जा रहा था। तो वहां पर जब वो अपना मूवमेंट चला रहे तो उनके लिए रजाकार शब्द का प्रयोग किया गया जो देशद्रोही होता है। और जब रजाकार शब्द उन्होंने सुना तो वो भड़क गए। क्या, वो भड़क गए कि हम तो अपना लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से मूवमेंट चला रहे हैं, तो फिर हमारे लिए रजाकार शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये गलत बात। तो ये आंदोलन क्या हुआ, और उग्र तरीके से भड़क गया। और जब ये उग्र तरीके से भड़क गया तो अंततः वहां के प्रधानमंत्री और यहाँ पर आर्मी आर्मी जो वहां के आर्मी के हेड थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम नागरिकों पर गोली नहीं चलाएंगे। जब वहां पर हुआ कि आंदोलन को, मूवमेंट को रोका जाए, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जाए, तो आर्मी वहां पर इस ताक में ही थी कि हमें पॉलिटिक्स करने का मौका मिले। अगर शुरू से ही इस मूवमेंट को सही तरीके से डील किया जाता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती, लेकिन इसे सही तरीके से डील नहीं किया गया और आर्मी इस ताक में थी कि हमें भी मौका मिले, और आर्मी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। जब वहां की उन्मादी भीड़ आगे बढ़ रही थी प्रधानमंत्री आवास की तरफ, जब इसे कंट्रोल करने के लिए कहा गया तो आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए। क्या, अर्थात जो आर्मी को जो जिस कर्तव्य का वो शपथ लेता है, अपने कर्तव्यों से वो विमुख हो गया, जिस सुरक्षा का वो शपथ लेता है उस उस शपथ से वो विमुख हो गया। अर्थात जो आर्मी का मूल गुण होता है, देश की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, अर्थात उन एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर एक मूवमेंट, जो उग्र मूवमेंट जो बाद में गलत रास्ता अख्तियार कर लिया, वहां पर आर्मी ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अर्थात आर्मी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गई। और इस परिस्थिति में वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना शॉर्ट नोटिस पर वहां से भागकर इंडिया आकर अपनी जान बचाई। अब चलते हैं कि वहां पर पाकिस्तान में इतना बड़ा मूवमेंट तो हो गया। अब उस मूवमेंट ने क्या किया, वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका, अर्थात रिजाइन करने के लिए वहां की सत्ता, वहां प्रधानमंत्री को बाध्य किया। वहां के प्रधानमंत्री भाग इंडिया में जान बचाए। अब वहां के मूवमेंट का भारत पर, वहां की जो परिस्थिति है, जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट का भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका तो कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि भारत बांग्लादेश संकट का भारत पर प्रभाव। बस एक मिनट, थोड़ा चाय पी लेते हैं।
सबसे पहला देखते हैं भारत में प्रभाव। पहला है, इस्लामिक चरमपंथी पुनः अपना सिर उठाने लगेंगे। क्योंकि बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहाँ पर आईएसआई का पैठ है। और शेख हसीना जो थी, ये 2009 में इन्होंने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था। अर्थात वहाँ पर सभी धर्म समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे इस्लामिक चरमपंथी परेशान थे और वो चाह रहे थे बांग्लादेश को इस्लाम के अकॉर्डिंग शासित करना, जैसा कि 2009 से पहले होता था। लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करके सबको समान हक और अधिकार दिया। तो उनके सत्ता जाने के पश्चात क्या होगा कि जो इस्लामिक चरमपंथी वहां पर साइलेंट थे, उनको पुनः अपने मोटो को आगे बढ़ाने में क्या होगा, मदद मिलेगा। क्योंकि पहले के जो वहां के सैनिक शासक थे, वो भी कट्टरपंथी तत्वों, इस्लामिक तत्वों को प्रमोट करते थे, ठीक है, सत्य, जिससे कि उस सत्ता में वो बने रहें। तो वो स्थिति फिर दोबारा हो सकती है। जब इस्लामिक चरमपंथी प्रमोट होंगे तो निश्चित रूप से उनके जो कार्य हैं, बम विस्फोट, हत्या, तो वो चीज, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ेगा। अगला पॉइंट है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। अब देखते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती कैसे मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी उग्रवादी गुट हैं, वो क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कांड करके वो जाके बांग्लादेश में शरण लेते हैं। अगर वहां पर, क्योंकि शेख हसीना की जब सरकार आई तो शेख हसीना ने कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल किया। अर्थात भारत के जो उग्रवादी गुट थे, जो वहां पर शरण लेते थे, उन्हें शरण देने से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने शरण नहीं दिया। साथ ही साथ उस चीज को रोका, उसे अरेस्ट करके भारत को भी प्रत्यर्पित किया। अर्थात जो नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी गुट थे, तो बांग्लादेश के इस कदम से डरे सहमे थे। अर्थात वो अपने जो उनका जो कार्य था, उस कार्य पर वो रोक लगा दिए थे। लेकिन वहां पर जब शेख हसीना की सरकार गई है, तो जो नॉर्थ ईस्ट के एक्टिव ग्रुप हैं, वो क्या करेंगे, पुनः उन कार्यों को रिपीट करने का मौका करेंगे। और कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है, जो वहां पर शेख हसीना के बाद जो चाहे खालिदा जिया हो या वहां के सैनिक शासन, कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन देने का काम किया था, जो के लिए भारत के लिए एक आंतरिक सुरक्षा के मामले में चुनौती बन के उभरेगा। वर्तमान में वो जो संकट है बांग्लादेश में, वहां का जो कपड़ा उद्योग है उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया है। अर्थात वहां पर वर्तमान में अराजकता की स्थिति है, और अराजकता की स्थिति में बहुत सारे अल्पसंख्यक शरणार्थी, जिनको धर्म का आधार बनाकर जिन पर अटैक किया गया, बेरोजगारी की स्थिति में, चूंकि वहां पर अराजकता की स्थिति है, इस कारण दूसरे धर्म के भी लोग हैं, भारत में शरणार्थी की संख्या को बढ़ाएंगे। वो क्या करेंगे, चूंकि पड़ोस का राष्ट्र भारत है, वो भारत में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि रोटी, कपड़ा और मकान मूल आवश्यकता है, तो भारत जो अपने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए, जो भारत के पास रिसोर्सेस हैं, जो अपने नागरिकों पर खर्च करेंगे, क्या होगा कि शरणार्थी आने के पश्चात इसमें बंटवारा हो जाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं वो इस चीज के भागीदार हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं लगभग 5 से 6 करोड़ की आबादी जो शरणार्थी बांग्लादेशियों की है, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और बिहार तक जो फैले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे रिसोर्सेज पर भार ही है। अगर ऐसे ही शरणार्थियों की संख्या आती रही, तो भारत के रिसोर्सेज पर अतिरिक्त भार बढ़ता जाएगा। तो बांग्लादेश संकट का क्या है कि शरणार्थियों, जो वहां के शरणार्थी होंगे, जो वहां से परेशान होकर वो भारत में शरण लेंगे, इससे भारत के रिसोर्सेज पर, भारत के संसाधनों पर अतिरिक्त भार बढ़ता जाएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि बांग्लादेश के रास्ते जाली नोटों का बहुत बड़े स्तर पर कारोबार होता था, जो शेख हसीना के सत्ता में आने के पश्चात उस पर रोक लगाई गई। जो जाली नोट है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाती है। क्या करती है, समानांतर। और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में ये जाली नोट से कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो शेख हसीना के जाने के बाद जाली नोट का जो कारोबार है, वह पुनः शुरू हो सकता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। जाली नोट का कारोबार फिर शुरू हो सकता है, जो कि किसके लिए का समस्या है, भारत के लिए आर्थिक एक तरह से चुनौती है। तस्करी की समस्या,
बांग्लादेश के रास्ते हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी वगैरह होती है। उस तस्करी की समस्या पुनः फिर मुंबई खड़ी है, फिर से शुरू हो सकती है। भारत ने अभी तक जो बांग्लादेश के विकास के लिए अपने तरफ से निवेश किए हैं, क्या है, भारत अपने तरफ से बांग्लादेश के विकास के लिए जो वहां पर बांग्लादेश में जाकर निवेश किया है और बहुत ही ज्यादा संसाधनों को लगाया है, उस पर क्या होगा, उस पर अनिश्चितता बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में वहां पर अराजकता की स्थिति है। बाद में कौन सरकार आती है, भारत के साथ उसके कैसे संबंध रहते हैं, वो उस पर निर्भर करता है। अर्थात अनिश्चितता की स्थिति बरकरार है। अर्थात भारत ने जो वहां पर निवेश किया है और उसका तो कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो आउटपुट के रूप में क्या आ रहा है, अनिश्चितता आ रही है। बाहरी शक्ति अपना प्रभाव बढ़ाएगी, जैसे चीन और पाकिस्तान। चाइना भी क्या करता है, कर्ज के बहाने भारत के जो पड़ोसी देश है उसे अपने खेमे में लेने का प्रयास करता है। चाइना का प्रयास ही है कि अब एशिया में अपने प्रभुत्व को बढ़ाया जाए, बैलेंस ऑफ पावर को अपने कंट्रोल में किया जाए, अपने पक्ष में झुकाया जाए। तो इस स्थिति का लाभ कौन उठा सकता है, चाइना उठा सकता है। जो नई सरकार आएगी उसे कर्ज का लोभ देकर, निवेश का लोभ देकर उसे चाइना क्या करेगा, अपने पाले में करने का प्रयास करेगा। और जो इस्लामिक कट्टरपंथी के माध्यम से, इस्लामिक कट्टरपंथी जब उभरेंगे, उनका झुकाव किन की तरफ है, उनका झुकाव है पाकिस्तान की तरफ। तो इस माध्यम से चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ेगा, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। बीबीआईएन की गतिविधि 2015 में बीबीआईएन भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, इस सबके पास एक फ्री एक तरह से प्रवाह कर दिया गया था कि सड़क के माध्यम से व्यापार करें। अगर वहां पर अराजकता की स्थिति रहेगी तो क्या ये जो बीबीआईएन एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है, मोटर व्हीकल, तो क्या इसकी सफलता संदेह के घेरे में नहीं रहेगी कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जो सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ा गया और इसके माध्यम से कहा गया कि यहाँ के लोग आपस में फ्री प्रवाह होगा, अर्थात मोटर वाहन के माध्यम से यहाँ रोजगार धंधा ही चलेंगे, मतलब एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये गतिविधि क्या होगी, कमजोर होगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया जो एक्ट आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, तो ये इस एरिया को हम देखते हैं तो ये एरिया कहीं ना कहीं शांत है। और उस शांति की स्थिति में बांग्लादेश में ये उपद्रव हुआ और हम जो आसियान देशों के साथ अपने रिश्ते को प्रमोट कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के रास्ते म्यांमार होते हुए वहां तक जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश में उपद्रव की अराजकता की स्थिति रहती है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा कि वहाँ के जो उग्रवादी गुट बांग्लादेश में शरण लेंगे, वो अपनी कार्रवाई, अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर सकते हैं। जो इससे इफेक्ट होगा कि नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से जो हम आसियान देशों तक पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, कमजोर होगी। तो इसका वहाँ बांग्लादेश संकट का एक इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, बांग्लादेश के संकट के कारण उसका क्या इंडिया पर इफेक्ट पड़ने वाला है और इस संदर्भ में हम कर क्या सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश का संकट ये उसकी आंतरिक समस्या है, हम उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं, हम उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। हाँ, वहां पर अगर उनकी तरफ से कोई बात कही जाती है कि आप हमें इस मामले में मदद करें, तो भारत सोच विचार कर वहां पर कदम उठा सकता है। लेकिन बांग्लादेश अराजकता का पूर्ण प्रभाव भारत पर पड़ता है, बांग्लादेश संकट का पूर्ण प्रभाव भारत पर पड़ता है। तो भारत शांत होकर भी नहीं रह सकता कि सबसे बड़ी समस्या वहां के शरणार्थी की है, जो भारत पर अतिरिक्त भार हो जाता है। तो इसके लिए निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि शांत और समृद्ध पड़ोसी हमारे हित में है। अगर बांग्लादेश शांत रहे और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, लोकतांत्रिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, वही राष्ट्र हमारे क्या है, हित में है। और देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में लोगों को शुचिता, स्पष्टता, उदारता एवं सतर्कता परम आवश्यक। सार्वजनिक जीवन में क्या चाहिए, शुचिता चाहिए, स्पष्टता चाहिए, उदारता चाहिए और सतर्कता चाहिए। अगर ये रहेगा, या सार्वजनिक पदों पर जो व्यक्ति जाते हैं, अगर उन पदों पर जाते हुए इन चारों चीजों को वो रखते हैं, तो क्या होगा कि वो सफल शासन का संचालन करेंगे। अगर वो शुचिता रखते हैं,
अगर जो सार्वजनिक पदों पर जाते हैं, सुचिता रखते हैं, अर्थात करप्शन नहीं करते हैं, नैतिक रहते हैं, शासन चलाने में ही पूरा ध्यान रहता है, सबके साथ बराबरी का भाव रखते हैं, स्पष्ट होते हैं, पूरा पारदर्शिता रहता है, अपने पक्ष एवं विपक्ष के प्रति उदार रहते हैं, अर्थात तानाशाही रवैया नहीं रहता है, और साथ ही साथ सतर्क रहते हैं, अर्थात कि कोई उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, अगर उसके प्रति सतर्क रहते हैं, अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो उसे कड़क जवाब देने की भी क्षमता वो रखते हैं। तो इससे क्या है, सार्वजनिक पद पर अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इन चीजों को ध्यान में रखती तो वर्तमान में बांग्लादेश की ये स्थिति नहीं होती। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि बांग्लादेश की पृष्ठभूमि, बांग्लादेश में वर्तमान में जो संकट उभरा है उस संकट का कारण क्या है और उस संकट का भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे उस पर डिस्कशन करने के लिए। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।